गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 फरवरी है, तो हम लोग डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। यह चर्चा की जाती है पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से संबंधित न्यूज पर, जो यूजफुल होगा आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। साथ ही साथ हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक कौन कौन सा है जो जिसे शामिल किया गया है। तो प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, लोगों को अकर्मण्य बना रही है रेवड़ियाँ। जो मुफ्त की रेवड़ी की बात होती है, मुफ्त का जो फ्रीबीज हम लोग दे रहे हैं, उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में विचार भी चल रहा है लगातार। जब आम आदमी पार्टी आई है, जब से चीज़ें ये और भी विस्तृत हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने सीटों को जीतने के लिए यह तकनीक अपना रही है। तो यह किस तरीके से वित्तीय बोझ दे रहा है, वित्तीय बोझ दे रहा है, दायित्वों को के प्रति जवाबदेही को कम कर रहा है। तो इसी में आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बातें की गई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सारी बातें देखेंगे। साथ ही देखेंगे भारत फ्रांस का नया एजेंडा, परमाणु ऊर्जा सहयोग और एआई। तो यह क्या किस रूप से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से भारत और फ्रांस के रिश्ते को प्रभावित करेगा, वैश्विक स्थिति में यह क्या स्थान रखता है, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से डाटा आपको फैक्ट प्राप्त होंगे महिलाओं के उत्थान से संबंधित, सशक्तिकरण से संबंधित। इसका उपयोग विभिन्न डायग्राम में, विभिन्न डायस्पोरा में आप कर सकते हैं, कहीं भी हो, एसए में हो, GS1 में हो, GS2 में हो, अर्थात यूपीएससी के चारों पेपर में आप इसका यूज़ कर पाएंगे, स्टेट पीसीएस के अलग अलग पेपर में कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, महिला से जहाँ भी चर्चा होगी डाटा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप महिला कहाँ तक सशक्त हो पाई है, महिला कहाँ तक बराबरी कर पाई है, उसको केवल आप डाटा के फैक्ट से ही समझा सकते हैं। और उसके भावनात्मक के साथ साथ आधुनिक जो डाटा एनालिसिस है, उसके आधार पर ही उसकी स्थिति को स्पष्ट कर पाते हैं। तो यही संदर्भ आज के टॉपिक में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस ओरिएंट टॉपिक है आयकर ढांचा बनाम आर्थिक विकास। जो हमारा आयकर ढांचा है, उसके वनिस्पत या उसके बनाम हम आर्थिक विकास कैसे देखते हैं, आर्थिक विकास की रूपरेखा कैसी है, आर्थिक विकास का समृद्धि दर कैसी होती है, मानव और व्यक्ति और राज्य की दायित्व और राज्य का अस्तित्व इस बीच में क्या हो जाता है, इस सारे पक्षों को हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सहजता का भाव। देखिए, यह सहजता का भाव क्यों चर्चा का विषय है। देखिए, अभी दौर चल रहा है वैलेंटाइन डे का, है ना, जहाँ पर प्रेम की बात होती है, दायित्व की बात होती है, उत्तरदायित्व की बात होती है, उत्तरदायित्व की बात होती है। तो क्या प्रेम प्रेम अल्पकालिक है, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक है, दीर्घकालिक है, इसके बीच में आपके मूल गुण क्या होनी चाहिए, मूल आधार क्या होनी चाहिए, जिससे प्रेम का प्रेम का अंतिम स्वरूप स्वरूप अर्थात हम जिसे सहजता कहते हैं। सहजता अर्थ क्या होता है, सीधा सा अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। सहज स्थिति के साथ अपनाने की प्रवृत्ति, अपनाने की प्रवृत्ति। तो यह केवल प्रेम के संदर्भ में ही बातें नहीं होती है सहजता की। हम यह आर्थिक रूप से बात करते हैं, राजनीतिक रूप से बात करते हैं, सामाजिक रूप से बात करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति राज्य समाज के बीच समझ अंतर संबंध के तौर पर भी हम बात करते हैं। सहज व्यक्ति जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वैसे ही समाज का निर्माण करेगा, उसी रूप से राज्य का निर्माण करेगा। सहज सहज की स्थिति इस रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, जिससे आप दायित्वों के साथ अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। तो यह सहजता का भाव प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में गुजरात में एक घटना घटी, गुजरात में एक घटना घटी जहाँ पर एक अधिकारी बैठा हुआ है और उस पर पब्लिक पैसे फेंक रही है ना। हालांकि इस पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। अब यह कितना सही है कितना गलत है, ये जांच का विषय है। पर यहाँ पर ध्यान रखिए, पब्लिक जो बैठा है, पब्लिक इस पर पैसे फेंक रही है, ये अधिकारी सहज भाव से चीज़ों को क्या कर रहा है, सहज भाव से चीज़ों को स्वीकार कर रहा है। रीज़न इसके पीछे, अगर ये पैनिक हो जाएगा तो ये जो पब्लिक है और भी पैनिक हो जाएगी। तो आपके भीतर सहज का भाव होना जरूरी है, कि जिस सहज के आपको रिएक्शन
तत्कालिक रूप से नहीं करनी चाहिए। यह दीर्घकालिक परिणाम है। आप में जब तक ये कूट कूट के नहीं भरा रहेगा, आप दायित्वों के साथ काम नहीं कर पाइएगा। तो यही फैक्ट आपको आज समझाया जाएगा। प्रेम से शुरू होगा और हम अधिकारी तक आएंगे, अर्थात व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, समाज के विभिन्न रूपों को समझा पाएंगे। तो चलिए अंतिम तक बने रहिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि ऐसे से संबंधित ट्यूटोरियल को बेहतर तरीके से यूज कर पाए। यह डीएनए कोर्स जो हमारा है, डीएनए प्राइम बैच और बेसिक बैच, दो तरीके के बैच आप लोग को लॉन्च किए गए हैं, जिसमें डेली पीपीटी आपको प्राइम बैच के तहत मिलता है, क्लास नोट्स आपको दिया जाता है, आंसर राइटिंग कराया जाता है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, जैसी आवश्यकता टॉपिक की हो वैसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसका लगातार आप लोगों को क्वेश्चन लिखाया जाता है और यह प्रक्रिया सतत जारी रहती है। ये 1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन भी आपको कराया जाता है, फिर आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से कवर कर सके। यह युक्तियाँ इसके ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जब हम बेसिक बैच की बात करते हैं तो यह डेली पीपीटी, डेली क्लास नोट्स, डीएमपी, अर्थात यहाँ पर जो ये सुविधाएं जो प्राइम बैच को दिया जाता था वो यहाँ सुविधा नहीं देके केवल पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है। आप इसका यूट्यूब चैनल पर इसका लाभ ले सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब फी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्राइम बैच के बच्चों के लिए जो सुविधा दी जा रही है वो मात्र 599 रुपये के माध्यम से दी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, यह आपके दैनिक खर्च से भी कम है, जो आपको एक अच्छा उत्तर लेखन लिखने की क्षमता दे पाएगा। बच्चों का कमेंट सेक्शन जाके देखिएगा किस तरीके से उनको लाभ हो रहा है, तो इसको आप लाभ ले सकते हैं। इसका बेसिक बैच में आपको यह बिल्कुल फ्री दिया जाता है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ यह उपलब्ध है, तो आप आवश्यकता अनुसार चीज़ों को कवर कर सकते हैं। डीएमपी क्या है, तो ध्यान रखिए डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम यह है। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बात बार बार बोलता हूँ, मुख्य परीक्षा में अगर बेहतर करना है, अच्छे अंक लाना है और अपनी सीट को रिजर्व करना है तो आपको उत्तर लेखन लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। यह किसी खास मौसम, खास अवसर पर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें जब सतत आप जब लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो क्या होता है, आप में डेली निपुणता आती है, अर्थात निपुणता आती है जिससे आप क्या हो पाते हैं, बेहतर हो पाते हैं, डेली बेहतर हो पाएंगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा आप केवल टू दी पॉइंट बात कर पाएंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे, टू दी फैक्ट बात करेंगे, तो आपका उत्तर लेखन सबसे बेस्ट होगा। और यह जो लगातार 1-2 महीने से कर रहे हैं ना, तो वो बच्चे इसका लाभ ले पा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके चीज़ों को देख सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है डीएमपी का प्राइम बैच और बेसिक बैच दोनों को बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कॉपी रिव्यू आपको प्राइम बच्चों के ही की जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ प्राइम बच्चों को उपलब्ध है, जहाँ पर उत्तर लेखन में एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स और मेरे द्वारा आपको डायरेक्ट सहायता दी जाती है। गूगल मीट के माध्यम से डायरेक्ट हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हम यूट्यूब पर केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं स्थापित करते या कॉलिंग व्यवस्था नहीं करते। आपको जब आवश्यकता पड़ती है 9 PM में आपको क्या कराया जाता है, गूगल मीट, ताकि जो ऑफिस के बच्चे हैं वो भी आके शामिल हो जाए, जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी शामिल हो जाए। अपने दैनिक बहुत जगह संस्थान में पढ़ते होंगे, तो शाम को रात को 9 बजे 9 PM से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। डीएमपी का मूल्यांकन भी किया जाता है, मेरे द्वारा मॉडल उत्तर भी उपलब्ध कराया जाता है। तो 3 चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो युक्तिया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह जो व्हाट्सएप चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पेपर के अतिरिक्त कटिंग को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर है तो भी हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुफ्त चीज़ें बात नहीं, रेवड़ियों की बात हो रही है ना, हाल ही में आप देखते होंगे लगातार सभी पार्टियां घोषणा कर दी, हम इतना रुपया देंगे, हम लैपटॉप देंगे, फ्रिज देंगे, फलना ठिकाना सब कुछ देंगे। तो चलिए, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ें गलत नहीं है। गलत कब है, जब आपके पास शक्ति नहीं है और क्षमता प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब यह मैं लाइन क्यों बोला, अब मान लीजिए रिंग एक है जहाँ पर एक शक्तिशाली व्यक्ति गया हुआ है, एकदम हट्टा कट्टा है, बॉडी बिल्डर है, ठीक ना, बॉडी बिल्डर इसका बना हुआ है, और एक पतला सा दुबला सा व्यक्ति इसमें चला जाता है, तो हम पहले से ही मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति इसको नहीं हरा पाए, क्योंकि दाव पे जब रिंग में खेले जाते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा और इसकी बुरी तरह हार हो जाएगी। आप लोग सभी जानते हैं बुरी तरह हार हो जाएगी, या तो इसकी जान भी जा सकती है। यही होता है ना, सेम टू सेम, जब किसी राज्य के पास उतना वित्तीय संसाधन नहीं है जितना
जो आवश्यकता है उससे अधिक रिजर्व उसके पास हो। कि रिजर्व कहने का मतलब है कि आप आपातकाल स्थिति में और बेहतर प्रबंधन कर पाए। आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो, राज्य केंद्र पर डिपेंड होती है। तो इस तरीके से समझिएगा। तो आपके पास पहले ही पैसे नहीं है और उसके बावजूद भी आप अगर मुफ्त की रेवड़ियां बेच रहे हैं, दे रहे हैं किसी खास अवसर को प्राप्त करने के लिए, तो आप राज्य पर वित्तीय दायित्व बढ़ा रहे हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, चरमरा जाएगी। एक राज्य की व्यवस्था चरमराने का अर्थ है दूसरे राज्य प्रभावित होंगे, दूसरे राज्य प्रभावित होंगे तो केंद्र प्रभावित हो, केंद्र प्रभावित हो तो राष्ट्र प्रभावित होता है। तो इस चीज तरीके को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपकी कुल खर्च 100 रुपया है, मान लीजिए कुल खर्च 100 रुपया है, आपकी आमदनी अगर 150 रुपया है, तो बिल्कुल 150 रुपया अतिरिक्त आप रेवड़ी दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि राज्य का दायित्व ही है सेवा की आपूर्ति करना, सेवाओं की आपूर्ति करना। मैं बार बार बोलता इस शब्द से कैसे पीछे हट जाऊंगा। तो सेवाओं की आपूर्ति करना, पर वहां पर युक्तियुक्त परिबंधन का भी तो प्रावधान है ना। आप संविधान में सुनते होंगे युक्तियुक्त परिबंधन। तो ये कब सेवा आपूर्ति होनी चाहिए, जब राज्य के पास उसकी आवश्यक सामग्री हो, उसी के अनुपात में ना। तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा। अगर आपके पास अतिरिक्त नहीं है तो आप जो ये 50 रुपया, जब 100 रुपया आपके पास कुल आमदनी है, उसी में से आप अगर 50 रुपया बेच दे रहे हैं, तो 50 रुपया जो केवल जो बचेगा आपके पास, वो सभी कार्यों में लगाना होगा। जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जो चीजें चलती हैं, उसके बाद वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है। तो जो ये 50 रुपया में जो आप करिएगा ना, इससे क्या होगा, राज्य में संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई एक तबका पीछे हो जाएगा, कोई ना कोई एक व्यवस्था विभाग पीछे हो जाएगी। तो यह इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। यहीं पर बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। इंट्रो में चीजें समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां, मुफ्त चीजें या फेवरेज देने के लिए राजनीतिक दलों के बारे में आपको यह लोगों को अकर्मण्य बना रही है। जस्टिस B.R. गवई के ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के पीठ में यह बातें की गई। ध्यान रखिएगा, लोग काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन पैसा मिल रहा है। अब यह बिल्कुल सही तर्क संगत लगता है। जैसे दिल्ली में, मान के चलिए दिल्ली में या अन्य राज्यों में, पंजाब की बात कर लो, बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, कहीं की, किसी भी राज्य की बात कर लो। अब है कि यह बातें चल रही है क्योंकि उनको कुछ एवज में पैसे दिए जा रहे हैं मंथ में। तो इससे क्या होता है कि विकास में योगदान देकर, राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में हिस्सा बनाने के बजाय, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश चुनाव से ठीक पहले घोषित की जाने वाली रेवड़ियां जैसे लाड़की बहन, अन्य योजनाओं के कारण लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरीके से बहुत सी योजनाएं चलाई जिसमें हम 2100, 2500, 4000 की बात कर देते हैं, मुफ्त में लैपटॉप देने की बात कर जाते हैं, या भी छात्रवृत्ति की बात ही में कर लो। बिहार में छात्रवृत्ति योजना चलाई गई, बहुत अच्छी योजना लगती है, पर उसके एवज में आप देखिए किस प्रकार की चीजें हुई हैं। बहुत से महिलाओं में मैं यह तर्क इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं महिला विरोधी हूं, पुरुष विरोधी हूं, या किसी योजना के विरोधी बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात मानिए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए 10 बच्चों को ये बात मैं करूं, बस 10 बच्चों को 50,000 मिला ना, 50,000 मिला, तो उसमें से केवल 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जो अध्ययन अध्यापन के लिए इसका प्रयोग किए ने। बाकी 7 से लेकर 8 व्यक्ति ऐसे मिले जो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। वो मिसयूज का अलग अलग तरीका होता है। इस संदर्भ को समझिएगा। कोई कपड़े खरीद लेता है, कोई बाइक खरीद लेता है, कोई कुछ और खरीद लेगा। इससे क्या होगा कि उसकी जो नेसेसरी सरकार जिस योजना के लिए लाई थी, प्रोत्साहन जिस लिए देना चाहती थी, वो होता ही नहीं। क्लियर, इसको समझिएगा। यह धरातल पर आप आसपास कमोवेश देखते होंगे। इसी तरीके से यहाँ भी समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस महिला को, जिस वर्ग को यह पैसा मिल रहा है मुफ्त में, महिलाओं को दिल्ली में दे दी जा रही है बस में सुविधाएं आने जाने के लिए। जो सक्षम महिला उससे भी ली जा रही है। असक्षम उनको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। असक्षम जो व्यक्ति जो नहीं ले पाते हैं, जो महिला नहीं कमा पा रही है, जो BPL से नीचे परिवार है, उनके लिए भी मुफ्त होनी चाहिए। जो सक्षम है, जो अपने सौंदर्य के लिए 2000 से 3000 ब्यूटी पार्लर में जा रही है, और वो व्यक्ति, महिला को आप क्या दे रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं, तो ये राज्य पर घोर अपराध है।
उस व्यक्ति, उस महिला, उस बीपीएल महिला जो सक्षम नहीं है, बीपीएल महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जी पा रही, उसके साथ घोर अपराध हो रहा है। यह केवल वोट प्राप्त करने का तकनीक नहीं बन सकता है, आप जन कल्याण योजनाओं तक पहुंच स्थापित कर सकते हैं। यहाँ बात ये सब चीजें चल रही है, कुल मिलाकर यही बात हो रही है। इस लेख को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, 3 लाख शहरी बेघर है। एक याची ने वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पीठ के सक्षम रखे गए विवरण के अनुसार 4 दिसंबर 2024 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 2,557 आश्रय गृह स्वीकृत किए गए, जिसमें 1.16 लाख बिस्तरों की क्षमता और 1995 आश्रय गृह चालू है। सर्वेक्षण से पता चलता है अकेले दिल्ली में लगभग 3 लाख शहरी बेघर है और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अनुसार आश्रय गृहों की कुल क्षमता 17,000 है व्यक्तियों की, जिसमें केवल कितना है, लगभग 6,000 में बिस्तर है। बोर्ड के वकील कहा कि दिल्ली में फिलहाल उन्हें 197 आश्रय गृह को संचालन हो रहा है। अब क्या कर रही है सरकार, क्या कहती है कि अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, तो जन कल्याणकारी योजना जहां पर भी लगता है कि हम वित्त का क्या करें, बंटवारा कर रहे हैं, मुफ्त वित्त यहाँ भी दी जाती है, कम दिया जाता है, और रेवड़ी, क्या दोनों एक ही है, क्या दोनों के बीच अंतर है? तो लोग क्या करते हैं ना, इसी पर विवाद क्रिएट कर देते हैं कि नहीं, रेवड़ी भी एक प्रकार का जन कल्याण है ना, उससे तत्कालिक लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा इसके मूल अंतर को, इसके मूल रेखा को। अब सबसे पहले देखिए फ्रीबीज है क्या, रेवड़ी क्या है। तो राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली पानी आपूर्ति, बेरोजगारों और दिहाड़ी मजदूरों एवं महिलाओं के लिए मासिक भत्ते के साथ साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट देने का वादा करते हैं। बहुत से राज्यों में ऐसे प्रावधान किए गए राज्य चुनाव जीतने के लिए। राज्यों की फ्रीबीज प्रदान करने की आदत होती जा रही है, चाहे वो ऋण माफी के रूप में हो या मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में हो। इस तरीके से आप देखते होंगे कि यह कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर, अर्थात सब्सिडी जो सरकार देती है विभिन्न योजनाओं के तहत और जो मुफ्त की रेवड़ी देती है उसके बीच मूल अंतर है। उसको समझ जाएंगे तो चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फ्रीबीज का प्रभाव को आर्थिक नजरिए और करदाताओं के धन से जोड़कर देखने की जरूरत है। सब्सिडी और फ्रीबीज का अंतर करना भी आवश्यक है, क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ जो मांगों के से उत्पन्न होती उसके अनुपात, जैसे हम किस प्रकार की सब्सिडी देते हैं, हम खाद्य सब्सिडी देते हैं, जैसे आपको बच्चों को खाना खिलाया जाता है, महिलाओं को खाना खिलाया जाता है, तो वो किसको खिलाया जाता है, वो जो एक वर्ग, खास वर्ग जो हमारे देश के लिए रीढ़ का काम करते हैं उनको खिलाया जाता है, उनको दिया जाता है। इस तरीके से हम उसको सुविधाएं उपलब्ध है, पोषण युक्त खाद्य आपूर्ति करने की बात करते हैं। अब तेल सब्सिडी किसको दिया जाता है, तेल सब्सिडी किसानों को दिया जाता है, किस लिए कि वो अपने संसाधनों के माध्यम से अपनी बचत कर पाए और देश का उत्पादन बढ़ा पाए। हम व्यापक आधार पर इन चीजों को देखते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, यद्यपि प्रत्येक राजनीतिक दल लक्षित जरूरतमंद लोग लाभ देने के लिए सब्सिडी परितंत्र निर्माण का अधिकार देता है। राज्य और केंद्र सरकार आर्थिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बोझ नहीं होना चाहिए, इसी संदर्भ में चीजें उभर कर सामने आती। कुल मिलाकर अगर हम बात करें सब्सिडी और फ्रीबीज में, परिभाषा के आधार पर सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में दी जाने वाली वित्तीय सहायता, जिससे वह आम जनता के सस्ती दरों पर उपलब्ध करा पाए, यह उसके बचत के मार्ग को बचा सके। सीधा सा अर्थ समझिएगा कि हम इस व्यवस्था को, मान लीजिए कोई व्यक्ति पास 10 रुपया है और हम सब्सिडी नहीं देंगे तो उसकी 10 रुपया किसी वस्तु को खरीदने में खर्च हो जाएगी, तो उसके पास बचत नहीं हो पाएगा। अतिरिक्त बचत जिसे हम कहते हैं, इसको इसी में से बचाना पड़ेगा, तो खर्च सीमा घट जाती है। तो अगर हम सब्सिडी दे देते हैं, वित्तीय सहायता दे देते हैं, तो इसकी बचत हो पाती है। बचत कितनी हो पाती है, 10 के बजाय 5 बचत हो जाएगी, 2 बचत हो जाएगी, तो इसको अतिरिक्त बचत होती है। और अतिरिक्त बचत होती है तो ये व्यापक तरीके से वो इन्वेस्ट कर पाता है, वो अन्य चीज़ों को ला पाता है। वहीं हम बात करें, सरकार राजनीतिक दलों द्वारा जनता के पूरी तरह मुफ्त में दी जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं होती है, यह किसी खास वर्ग में होगी जिससे लक्षित लाभ व्यापक होगा। यह क्या होगा, इसका दीर्घकालिक परिणाम होगा। यह राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुरूप बनाई जाती है, जहां पर वित्तीय अनुदान सहायता होती है। और यहाँ पर क्या होता है, मुफ्त दे देता है, अर्थात कुल ही हम खर्च को क्या करेंगे, कुल ही खर्च को हम दे देंगे। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, आधार नहीं बनाते, एक पैरामीटर नहीं बनाते, किसको देना है, बीपीएल को देना है या सभी को देना है। अब ध्यान रखिएगा, यह
यूरोपियन मॉडल की बात की जाती है कि फिनलैंड और इससे देशों में लोग क्या करते हैं, लोग सारी सुविधाएं मुफ्त दे देती है, मुफ्त दी जाती है। तो वहाँ पर ये चीज़ भी समझिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व करदाताओं का अधिक है, करदाताओं का अधिक है, कि वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स का भी अच्छे लगभग 95%, 90 से लेकर 95% लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। हमारे यहाँ कितना करते हैं, 4% लोग करते हैं। ये 4 से 5, 7 इस तरीके से बढ़ रहा है लोग, पर वहाँ पर 90% डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देते हैं ना, देश की जितनी जनता देते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स की क्षमता नहीं, डायरेक्ट टैक्स की जो मात्रा है वो कम है हमारे देश में। पर उन देशों में सबसे ज़्यादा तो राज्यों के पास, उसके पास अतिरिक्त पैसा आ जाता है जिसके माध्यम से वो खर्च कर पाते हैं। हमारे पास जो कुल है वही कम पड़ रहा है, हम अतिरिक्त बोझ पर दबे चले हैं। तो हमारे पास जब तक डायरेक्ट टैक्स देने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, लोग सहभागी नहीं बन पाएंगे, तब तक हम अन्य लोगों को कैसे सुविधाएं देंगे। अब सोच के देखिए कितना यह दुस्तर स्थिति है। जो महिला कार से चल रही है, कार लेके, वो भी महिला जा सकती है, महिला मेट्रो या ट्रेन में पैसे फ्री का। तो सोच के देखिए समानता का स्तर कहाँ से क्रिएट होगा। महिला, उसी महिला वर्ग की बात कर रहा हूँ जहाँ बीपीएल परिवार की महिला जो गरीब है, जिसको हक बनता है उसको उत्थान करने के लिए, राज्य उसकी उत्थान की बात करे तो बहुत अच्छा है, यह होना चाहिए। पर आप जब अमीर महिलाओं को, अमीर लोगों को सुविधा देना शुरू कर देते हैं इसी माध्यम से कि आपको कुछ खास वोट चाहिए। अब उद्देश्य इसका क्या होता है, गरीबी और जरूरतमंद वर्ग के आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वहीं अल्पकालिक लाभ देकर जनता को आकर्षित करना, अक्सर चुनावी फायदे। अब यह अक्सर चुनाव के संदर्भ में ही होगा, ऐसा नहीं कि फिर भी हमेशा घोषणा किया जाएगा। ये किसी खास अवसर, चुनाव हो राज्य का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, सॉरी आपको पंचायत का चुनाव हो, या तो लोकसभा का चुनाव हो, तो तीनों स्तरों पर जब ये चुनाव की स्थिति हो तभी फ्रीबीज की घोषणा की जाएगी, मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा कर दी जाएगी, ताकि कुछ वोटों को अपने तरफ खींच लिया जाए। देखिए अभी वर्तमान में दिल्ली का देख सकते हैं, पहले कांग्रेस भी इतनी प्रकार के फ्रीबीज घोषणा नहीं करती थी, ना भाजपा करती थी, ना कोई अन्य पार्टियां करती थी। आम आदमी पार्टी ने जब ये घोषणा की तो उसके बाद सभी राजनीतिक दलों का मजबूरी बन गया कि हम फ्रीबीज की घोषणा, नहीं तो हम वोट ही नहीं जीत पाएंगे। तो जो राजनीतिक दल है उसके पास भी एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि हम संतुलन कैसे स्थापित करें। जनता को केवल लाभ चाहिए। यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं, खाद सब्सिडी, सस्ता राशन, उर्वरक सब्सिडी, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी आपको दी जाती है जो आर्थिक होती है। वहीं मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, बेरोजगारी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, ये सब चीजें आपको दी जाती है। बेरोजगारी भत्ता, देखिए ये सब चीजें फ्रीबीज के दौर में आती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखें अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों में मदद करती है, गरीबी को राहत देती है। वहीं फ्रीबीज क्या करती है, अल्पकालिक राहत देती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से सरकार पर वित्तीय स्थिति को नुकसान करता है। यही स्थिति आगे मैं चर्चा करूंगा, यही सबसे खतरनाक स्थिति है। वित्तीय प्रभाव क्या होता है, नियंत्रित बजट के तहत दी जाती है जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित असर पड़ता है। वहीं राजकोषीय घाटा बढ़ा देता है और क्या करता है, सरकार की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है, एसजीडीपी को प्रभावित करता है। तो ये सब चीजें होती है। नैतिकता और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो यहाँ पर जरूरतमंदों को सशक्त बनाती है और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। वही जनता को मुफ्त खोरी की आदत डाल दे सकती है और श्रम से दूर करती है। और यही विवाद आपको सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चर्चा हो रही है इस पर कि लोगों को मुफ्त खोरी की आदत हो गई, फ्री फ्री खाने की आदत हो गई है, तो लोग श्रम करना नहीं चाहते। उनको पता है कि हमको राज्य सरकारें देंगी, हम बैठे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, हमको पैसा आएगी। तो इस तरीके से समझिएगा, इसको चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रीबीज के पक्ष में तर्क क्या है, अगर बहुत से तर्क देते हैं कि यह बहुत अच्छा है व्यवस्था, इसको जारी रखना चाहिए, तो उनका तर्क यह होता है ना, विकास को सुगम बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार गारंटी योजनाएं, शिक्षा के लिए सहायता और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर यह जारी होनी चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इससे अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होगी, कम विकसित राज्यों को सहायता प्राप्त होगी। ऐसा फ्रीबीज के माध्यम तर्क देने वाले बात करते हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैक्रो इकोनॉमी के रूप में असहनीय हो जाएगा। जब फ्रीबीज राजनीति में व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है तो परिव्यय किसी न किसी तरह से सब्सिडी पर केंद्रित बने रहने की प्रवृत्ति उभरती है। तो इस तरीके से क्या होता है, वित्तीय असंतुलन बढ़ जाएगा, राज्यों की वित्तीय स्थिति प्रभाव पड़ेगा, अंतर राजकोषीय प्रभाव पड़ता है, राजकोषीय घाटा प्रभावित होगा। जबकि भारत के अधिकांश राज्य एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति में नहीं रखते, उनके पास राजस्व के मामले में प्राय अत्यंत सीमित संसाधन होते हैं और उसके बदले वो ज्यादा खर्च कहाँ कर रहे हैं, पेंशन देने में, नौकरियों के पैसे देने में।
जन कल्याण योजनाओं को पूरा करने में तो अवसंरचना निर्माण कर ही नहीं पाते। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट निर्माण तकनीक इनके पास नहीं होता है कि हम अपने राज्य के पास इतना इतना एसेट लाएं जिससे अपने वित्तीय प्रबंधन कर पाए। हाल ही में बंगाल और यूपी सरकार ने क्या किया, बाहर से लोगों को निवेशक लाने की बात की। बंगाल सरकार ने 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया। इस प्रकार के तकनीक जब राज्यों के द्वारा लगातार अपनाई जाएगी तो आप एसेट निर्माण करने की क्षमता कर पाएंगे। तब आप बंगाल की सरकार, यूपी की सरकार, इसी तरीके से जहां जहां इन्वेस्टमेंट जिस राज्य की सरकार में आ रही है जो अतिरिक्त निवेश लेकर आएगी तो आप फिर भी दीजिए, कोई इशू नहीं है। तब जब तक, कब तक नहीं देना है, जब तक आपके पास अतिरिक्त एसेट निर्माण करने की क्षमता आपके राज्य के पास ना हो। आप 100 रुपया भी कर पा रहे हैं तो 100 रुपया आपका खर्च हो रहा है। आपके पास जब तक इस 100 रुपया के बदले आपके बचत 150 नहीं हो रहा है, 200 नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर पाएंगे, उसके अनुपात में फ्रीबीज नहीं दीजिए, नहीं तो वित्तीय राजकोषीय घाटा प्रभावित हो, आने वाली पीढ़ी पीढ़ी कर्ज में डूबेगी। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। वहीं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, आप जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जिसे FRBM कहते हैं के नियमों के अनुसार राज्य अपनी क्षमता या सीमा से अधिक उधार नहीं ले सकता। वो उसके उसके किसी भी विचलन या अलग मद का खर्च केंद्र और केंद्रीय बैंकों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इस तरीके से क्या होता है, केंद्र भी प्रभावित होती है, बजट क्या कहते हैं, केंद्र का बैंक जो है RBI और इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं वो भी प्रभावित, वित्तीय लेन देन प्रभावित हो जाता है। तो FRBM एक्ट के तहत जो प्रावधान किया गया वो आपको जारी रखने की आवश्यकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना विरुद्ध हो जाती है, ताकि यहाँ पर क्या होता है, निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या होता है कि आप मुद्दों पर बात करेंगे, आप मुद्दों को लुभाने वाले तरीकों से नहीं आप चुनाव जीतना चाहिए। इससे क्या होगा, जो निर्दलीय खड़ा हो रहा है वो कैसे घोषणा करेगा, सोच के देखिए ना। आप एक MP के तौर पर खड़ा होंगे, एक विधायक के तौर पर खड़ा होंगे, एक पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा होंगे ना, न कि किसी राज्य के पर। आप पार्टी, जब बड़ी पार्टियां हैं, जब आइए चुनाव में बड़ी पार्टियां, जब यह भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, जब निर्दलीय चुनाव में खड़ा होगा तो उसकी जीतने की संभावना नगण्य हो जाएगी। तो इस तरीके से लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, क्योंकि जो पार्टी, जो लोग फ्रीबीज की घोषणा करेंगे, मुफ्तखोरी की घोषणा करेंगे, उसी को तो जनता वोट देगी ना। इसका विकल्प आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझिएगा। पर निर्दलीय कहाँ से ये कर पाएगा, निर्दलीय तो वो अपना निर्वाचन क्षेत्र में ही काम करेगा, तो मुफ्तखोरी कहाँ से करवा पाएगा। तो यहाँ पर समझिए, उसकी जीतने की संभावनाएं समाप्त कर, उसकी कत्ल कर दी जाती है। अर्थात जनता के लोकतंत्र का प्राथमिक जो भाव है, हमें समान रूप से अधिकार होना चाहिए चुनाव में भाग लेने का, उसकी ही कत्ल, उसकी हत्या हो जाती है। तो इस भावना के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्रेडिट कल्चर की बात होती है, क्रेडिट कल्चर का विनाश हो जाएगा। अब क्या होगा कि फ्रीबीज के रूप में ऋण माफी अर्थात लोन जो वेरिस के अवांछित परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि यह संपूर्ण क्रेडिट कल्चर को नष्ट कर देगा। क्रेडिट कल्चर, हम क्रेडिट के आधार पर पैसे लेंगे और उसके एवज में आपको हम पैसे का भुगतान करके उसकी जब सफलता हो जाएगी, हम 15 साल के लिए, 20 साल के लिए क्रेडिट लेते हैं, उससे ऋण लेते हैं, ये कल्चर ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कल्चर समाप्त होने का अर्थ है वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा, केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच और राज्य विभिन्न निवेशक के बीच। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। अब इसको ध्यान रखिए, वर्तमान में कर्ज का बोझ, इसी के माध्यम से समझ पाइएगा फ्रीबीज क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम देश के विभिन्न राज्यों का औसतन खर्च की बात करें ना, तो सकल घरेलू उत्पादन लगभग 1/3 अर्थात 31.3% तक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। कि जो औसतन कर्ज कितना है, अगर औसतन सभी राज्यों की बात कर ले तो उसका कर्ज कितना है, 31.3% है। सबसे खराब स्थिति पंजाब की है, जिसका कर्ज उसके GSDP अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जैसे भारत का GDP होगा वैसे राज्यों का GSDP होता है। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड 53.3% हो गया। सोच के देखिए, उसका ग्रॉस जो है, वो कर्ज लेने वाली जो स्थिति है उसके 53.3% तक पहुंच गया, आधा उसका कर्ज ही पहुंच गया। दूसरा सबसे खराब हालत किसका है, राजस्थान का है, जिसका कर्ज उसके GSDP का 39 आपको 8% अर्थात लगभग 40% के आसपास है। वही पश्चिम बंगाल का कर्ज कितना, 38.8% है। केरल का 38.3% है, गुजरात का 23%, महाराष्ट्र का 20%, आंध्र प्रदेश का कर्ज GSP 37.6% है। सोच के देखिए, अगर आप कमा रहे हैं उसमें से किसी राज्य का 53 दशमलव, हम बात करें 53 दशमलव किसी का कर्ज हो रहा है,
किसी का कितना हो जा रहा है, किसी का आपको 38 कर्ज हो जा रहा है, 38, किसी का 20% कर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये कर्ज में चला जाए, नहीं तो ये कर्ज नहीं होता। कर्ज बढ़ने का कारण क्या है, यही फ्रीबीज हो या मुफ्त खोरियों की चीजें दी जा रही हैं, इस तरीके के कर्ज हो रही है। जैसे पेंशन योजना आप देखते हैं, हालांकि हम जब दायित्व की निर्वहन लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो पेंशन एक अनिवार्य तत्व माना जाता है, पर यह कहीं ना कहीं फ्रीबीज के श्रेणी में है कि जब राज्य आप क्या करते हैं, मरते दम तक उस व्यक्ति का कर्ज उठाते हैं, इससे बोझ बढ़ता है राज्य पर। एक तरफ से यह कहीं ना कहीं राज्य के वित्तीय संतुलन को बढ़ाता है। तो इसके रोकने के लिए, इसको प्रबंधन करने के लिए आपके पास कोई विकल्प है जिसके हम चीजों को संतुलित कर सके। पर आदर्श स्थिति एफआरबीएम एक्ट के तहत क्या बताई गई है, किसी राज्य में अपने जीएसडीपी का 20% से अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए। तो सोच के देखिए, 20% अधिक कर्ज आ रहे हैं तो आप राजकोषीय घाटा या इस प्रकार के वित्तीय जाल में फंस जाएगा, जहां पर राज्य कर्ज में डूबता जाएगा, व्यक्ति कर्ज में जन्म लेगा, कर्ज में ही मर जाएगा। इस चीज को समझिएगा। अब वहीं पर भारत पर कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है, इसको इस बजट से समझ सकते, इस वर्ष जो बजट आया उसमें समझ सकते। इस आंकड़े से समझा जा सकता है 50 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा बजट में 12 लाख करोड़ रुपये क्या हुआ है, ब्याज चुकाने खर्च होगा। यानी कुल बजट का 1/4 हिस्सा ब्याज चुकाने में जाएगा। और वित्त वर्ष 24-25 की बजट में 14 लाख रुपया यह कर्ज लेने का प्रावधान किया गया था। राज्यों की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। देश के राज्य का औसत कर्ज सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 31% ज्यादा है। पंजाब इसमें शीर्ष है, जिसमें 53% आपको यहाँ पॉइंट के माध्यम से दिया गया, यहाँ पर राउंड फिगर में दिया गया। अपनी आय का 45% हिस्सा कर्ज के ब्याज और दूसरी देनदारियों में दे रहा है। तो कर्ज की देनदारियां, तो आपके पास जब पैसे ही नहीं तो आप इसको खर्च करें, ऊपर से फिर भी दे रहे हैं, तो आपकी स्थिति क्या होगी सोच के देखिए। पहले तो आप कर्ज कहाँ दे रहे हैं, पेंशन में दे रहे होंगे, आपको जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं आपको सब्सिडी दे रहे होंगे, उसमें आप खर्च कर रहे होंगे, ऊपर से फिर भी देना चाहते हैं, तो आपका यह रेशियो कहाँ जाएगा। और आदर्श कितना माना जा रहा है, आदर्श 20% माना जा रहा है। तो आप सोच के देखिए किसी राज्य की स्थिति कितनी खराब हो जाएगी वित्तीय स्थिति पर, जब कोलैप्स, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। जनता क्या हो जाएगी, उसकी जनता का दिमाग ही खराब हो जाएगा। फिर विद्रोह, परिवर्तन और गृह युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है, क्योंकि राज्य आपूर्ति ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर राजस्थान का भी कर्ज जीएसडीपी का 40%, बिहार और पश्चिम बंगाल का 37%, और वहीं उत्तर प्रदेश और कर्ज उसके जीडीपी का कितना है, जीएसडीपी का 29% के बराबर है। इसके बावजूद राज्य एक के बाद एक मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करता जा रहा है, इसके लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं। तो सोच के देखिए, पहले आपका आवश्यक कर्ज जो है, जिसमें आप पेंशन दे रहे हैं, जिसमें आप लोक कल्याणकारी राज्य की योजना के धारणा पर योजनाओं को दे रहे हैं, साथ ही साथ सब्सिडी दे रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर आप लेते हैं मुफ्त के लिए कर्ज, तो आपका बेड़ा गर्द होने से कोई नहीं रोक सकता है, आरबीआई सरकार कोई नहीं रोक सकती। इसलिए राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए जो आवश्यक चीजें उसको रोकने की बात की जा रही है। अब है, ज्यादातर राज्य अपनी आय से सबसे ज्यादा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन पर खर्च कर रहे। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च ब्याज का भुगतान करने में। ब्याज आप लेते, बहुत तरीके का ब्याज लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ली जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जब इसको ही संतुलित नहीं किया जा सक रहा है तो आप अतिरिक्त कैसे कर्ज ले सकते हैं मुफ्त रेवड़ियां बांटने के लिए। यही सबसे बड़ी मुद्दे के संदर्भ में समझिएगा। इसके बाद राज्यों के पास बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए, आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए बहुत बड़ा कम पैसा बच जाता है। तो सोच के देखिएगा, आप 53% खर्च कर दे रहे हैं, 53% खर्च कर दे, तो आपके पास जो शेष बचा उसमें आपको और भी चीजें पूरी करनी है। क्लियर है, नई नई योजनाओं को लाना है, अवसंरचना विकास करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना है, शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करना है। तो क्या होगा कि आप अतिरिक्त बोझ में फिर कटोरा लेकर राज्य केंद्र के पास जाइएगा, वित्त आयोग के पास जाइएगा, तो फिर जब वहाँ पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ प्रबंधन तकनीक लगा हुआ है ना, आपकी मनमाजियों से थोड़ी चलेगा। हाँ, आपकी सरकार, राज्य की सरकार, वो भी खेल खेलते हैं, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपकी जनता कहीं ना कहीं पिस जाती है ना। आप तो 5 साल के लिए आए हो, 5 साल मजा लोगे, उसके बाद निकल लोगे, आपकी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, राज्य की पीढ़ी। तो जो सक्षम व्यक्ति, उसका विरोध कीजिए, विरोध किया जाना चाहिए कि नहीं, आप इस तरीके से राज्य के पैसे को बर्बाद नहीं कर सकते। आप कोई अधिकार नहीं दिया है संविधान
सक्षम आवश्यकता है। अब इसी के संदर्भ में समझिएगा, सिर्फ 5% रकम बचती है बुनियादी ढांचे विकास हो, आर्थिक संसाधनों को तैयार करने में पंजाब सरकार के पास। सोच के देखिएगा, कमोवेश यही स्थिति सभी राज्यों में। महाराष्ट्र जैसे साधन संपन्न राज्य लड़की बहन योजना की वजह से आर्थिक समस्या से खड़ी हो रही है। राज्य सरकार हर साल इस योजना के तहत 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सोच के देखिए, झारखंड जैसे राज्य मैया समान योजना के सालाना खर्च कर रही है 18,000। तो इसका वित्तीय असंतुलन स्थिति देख लीजिए। इस तरीके से समझिएगा, वित्त वर्ष में महिलाओं को इस योजना के पैसा देने के लिए राज्य सरकार बाकी सभी विभागों से बची हुई रकम महिला और बाल विकास मंत्रालय को दे दी गई। तो इस तरीके से समझिएगा, आप कहीं ना कहीं किसी और का पैसा, आवंटित पैसा किसी और विभाग मंत्रालय को दे रहे, तो उस विभाग में क्या होगा, अनियमितता बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। इस तरीके से समझिएगा। वहीं वित्त वर्ष 2016 से पहले केंद्र सरकार कुल करों के राज्यों का हिस्सा 32% था, जिसे बढ़ाकर 42% फीसदी किया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे 41% फिक्स किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इशू भी इसमें था। अब राज्य सरकार चाहती है कि भाई अब तुम बढ़ाकर 50% कर दो, तब हम और भी लुटाएंगे। यहाँ सोचने की बात होगी, समझने की बात होगी। अब केंद्र सरकार इसे जुटाए गए राजस्व का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में देती है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। तो यहाँ पर दक्षिण बनाम उत्तर का विवाद भी क्रिएट हो रहा है। हमको विकसित अल्पविकसित राज्यों का विवाद क्रिएट हो रहा है। जनसंख्या के नियंत्रण की जो बात होती है वो भी विवाद क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, संघीय व्यवस्था के सामने एक अलग चुनौती दे रहे हैं। हम फ्रीबीज के माध्यम से वित्तीय असंतुलन क्रिएट कर रहे हैं। वित्तीय असंतुलन से क्या कर पा रहे हैं, राज्य और केंद्र के बीच असंतुलन स्थिति हो रही है संबंधों में। वहीं बात क्या हो रही है, दक्षिण और उत्तर का विवाद क्रिएट हो जा रहा है। आपको अमूमन इन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है, तो जो वित्त आयोग है जनसंख्या के आधार पर वितरण करती है। जहां पर जनसंख्या अधिक होगी उनको ज्यादा वितरण, क्योंकि अनुपात में वही बढ़ता है। इन राज्यों में कम जनसंख्या हो रही है, क्योंकि परिवार नियोजन जैसी तकनीक इन्होंने विकसित कर रखा है। तो इस तरीके से केंद्र राज्य में संघीय व्यवस्था जो अपनाई गई वो भी प्रभावित होता है। सोच के देखिए, हम कहाँ से शुरू होते, कहाँ समाप्त होते, अर्थात पूरा संविधान ही प्रभावित हो जाएगा अगर हम बात करें तो, जिसमें संघवाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर भी देखा जाता है ना। तो फ्रीबीज जो है, आपको सीधा सा अर्थ समझिए, जब आपके पास एसेट निर्माण करने की क्षमता, आपके पास अतिरिक्त आय सृजन की क्षमता के साथ साथ आपके पास जब तक वित्तीय अनुशासन प्रबंधन ना हो तब तक आप आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा है, तो इसे समझिएगा। और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है, मुफ्त की रेवड़ी की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति राष्ट्र के विकास में बाधक है, यह संघीय व्यवस्था के सामने एक अलग चुनौती बन रहा है। क्या आप इससे सहमत है? तो यह बताने का प्रयास करें, 250 शब्दों में इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और यह उत्तर कहाँ भेजना, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, पेड ग्रुप डीएनए का, आप वहाँ शामिल हो जाइए, जुड़ जाइए पेड ग्रुप में। आपको पेमेंट कर देना, प्राइम बैच ले लेना है, उसके बाद यहाँ जुड़ जाइएगा। या तो ऐप पर ही डीएनए जब आप परचेज करते हैं वहाँ पे एक चैट बॉक्स खुलता है, चैट बॉक्स, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। दोनों में कहीं यहाँ शेयर कीजिए, हमेशा आपका सेव रहेगा पीडीएफ। नहीं तो व्हाट्सएप पर क्या होता है, 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है, ओपन नहीं होगा। तो ये सुविधाएं आपको दी गई है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, हम इसी पर एक मेंस जैसे समाधान सीरीज पीटी के लिए लाया गया था, उसी तरह मेंस के लिए भी लाया गया। इसका प्रोग्राम जल्द बन रहा है। कुछ बच्चों के साथ मैंने गूगल मीट किए थे, तो कुछ रिव्यू आई थी, तो उसी के आधार पर एनालिसिस किया जा रहा है। 1-2 दिन के अंदर इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद सिलेबस आप लोग को दे दिया जाएगा, किस किस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। GS1 GS2 ऐसे के लिए हम लोग आप लोग को मेंटरशिप प्रोग्राम देगा, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा गूगल मीट में। यूट्यूब पर नहीं किया जाएगा, गूगल मीट में, अर्थात 2 वे कम्युनिकेशन बनाई जा सके। आपसे डायरेक्ट बात करके किसी टॉपिक को एनालिसिस करा के आपको कम से कम वो चीज़ें बता दी जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके। अब दूसरी बात, PYQ को हम लोग डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण PYQ जिसमें आपको बार बार प्रश्न आते हैं, उसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, कितना शब्द सीमा के आधार पर हम उत्तर लिख पाएँ, अपने समय की बचत कर पाएँ और निर्धारित 3 घंटा में सबसे बेस्ट उत्तर लिख पाए। इस पर चर्चा हम लोग लगातार करेंगे। और डेली होमवर्क प्लान आपको दिया जाएगा कि आपको ये होमवर्क प्लान आज का डे, मान लीजिए आज डे आपको 13 फरवरी है, तो आपको कुछ प्लान दिया जाएगा। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इससे आपको एक माइक्रो नोट्स अपने बनाना है और इस माइक्रो नोट्स को ग्रुप में, जो ये पेड ग्रुप है जो लेंगे बाय करेंगे, उस पेड ग्रुप में भेजना है। वहाँ से हमारी टीम आपको एड ऑन कराएगी कुछ अतिरिक्त पॉइंट को। अगर आप वो बेस्ट होगा आपका माइक्रो नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें कुछ एड ऑन कराएगी जिससे एग्जाम ओरिएंट उस माइक्रो नोट्स को बनाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया सतत रहेगी एग्जाम तक। तो इस तरीके से आप एक बेहतर
आपका नोट्स भी कंप्लीट रहेगा, क्रिस्प नोट्स भी आपके पास होगी, साथ ही साथ PYQ भी कवर कर लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी एनालिसिस हम लोग करा लेंगे और सरल शब्दों में हम बात कर लेंगे ताकि आपका किसी प्रकार से आपको कोई क्वेरी नहीं हो, कोई भी दिक्कत हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमको ये बैच लेनी है तो डायरेक्ट हम कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी तरीके से सामर्थ्य और प्रवाह, आपको प्रवाह मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, सामर्थ्य मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आप दोनों में भाग ले सकते हैं। आपका इसका वीडियो बनाया गया, सामर्थ्य और प्रवाह का फी आपको देख सकते हैं, इसका बहुत ही न्यूनतम प्राइस हम लोग रखते हैं ताकि आप अफोर्डेबल हो पाए। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, जाके PDF देख लीजिए, अपलोड बहुत से PDF फ्री दिए हुए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चीज़ों को देखिए। युक्ति आयुष क्या आप लोग के लिए लेकर आया, क्लियर है? तो हम चीज़ों को लगातार बात कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए दूसरा टॉपिक आते हैं, देखते हैं। भारत फ्रांस का नया एजेंडा, परमाणु ऊर्जा सहयोग और उससे AI पर बात हो रही है। AI पर मैंने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, तो आपको AI से संबंधित टॉपिक जो है कल के वीडियो जाके देख लीजिएगा। अभी नया जो बात हुई उस पर हम बात करते हैं। जो आम बजट 25-26 में देश के छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के प्रोत्साहित करने की घोषणा 2 हफ्ते के भीतर ही भारत फ्रांस साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 3 अहम समझौते किए। एक समझौता छोटे और अत्याधुनिक मॉड्यूलर रिएक्टर का डिजाइन करने, विकसित करने और उनका उत्पादन को लेकर किया गया। भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश के साथ इस तरह का समझौता किया है। भारत और फ्रांस का आकलन है कि आने वाले समय में छोटे परमाणु रिएक्टरों की मांग काफ़ी बढ़ेगी, खास तौर पर जैसे जैसे राष्ट्र AI का उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु ऊर्जा की अहमियत साबित होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए हमारे पास चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, जो सुपर कंप्यूटर लगेंगे उसके लिए। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे आपको मॉड्यूलर्स बनाकर आपको ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसके साथ ऊर्जा परमाणु ऊर्जा अहमियत बढ़ जाएगी। इस समझौते दीर्घकालीन उद्देश्य तक बताया जा रहा है। अब पेरिस में संपन्न AI एक्शन समिट के दौरान अपनी बातें रख चुकी है भारत भी, बातें हुए, मैंने कल इस पर चर्चा किया। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी, जो अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी है के महानिदेशक फती बिरेल ने AI के अनिवार्य तौर पर बिजली ही बताया। ध्यान रखिएगा, विदेश सचिव, इसके बाद बातें हुई AI के संदर्भ में बात हो रही है। जैतापुर हमारा जो इस तरीके से क्या होगा, अब यहाँ पर जो ऊर्जा रिएक्टर्स है, उसके बाद छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, अत्याधुनिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स की अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत फ्रांस के भी समझौता इस उद्देश्य से ही किया गया। तो यहाँ पर जो 2022 में एक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी, उसके द्वारा बोला जाता है कि AI डेटा सेंटर बेहद शुरुआती दौर में है, तभी यह वैश्विक ऊर्जा खपत के 2% ले रहा है। अगर यह काफ़ी विकास हो जाएगा तो अधिकांश विकसित और कई विकासशील देश इसके विशालकाय डाटा केंद्र बना रहे होंगे। इसके लिए खर्च होगी ऊर्जा, तो ऊर्जा डिमांड भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जैतापुर महाराष्ट्र में 9600 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने को लेकर पहले एक समझौता हो चुका है। अब हाल ही में परमाणु ऊर्जा से जुड़े अहम बदलावों की घोषणा की गई है और भारत वर्ष 2047 से ऊर्जा के 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इस तरीके से चीजें बदलेगी। अब साथ ही साथ क्या होगा, मासे में भारत के नए कंसुलेट्स का उद्घाटन किया गया, कारोबारियों की भेंट की गई, ये सब बातें हुई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कुछ कुछ समझौते हुए हैं जिसको ध्यान रखने की जरूरत है। और AI परमाणु ऊर्जा सहयोग, AI पर मैंने कल भी चर्चा किया, परसों भी चर्चा किया है। भारत और फ्रांस के बीच बदलते रिश्ते की भी चर्चा मैंने कर रखा है। तो आप लोग को क्या करना है, जाके लास्ट 2 वीडियो देख लेना है, चीजों को समझ लेना है, ताकि आप बेहतर तरीके से भारत फ्रांस के रिश्ते को उत्तर में लिख सके, उसके संदर्भ को लिख सके। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। आज में फ्रीबीज और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जहां से आप चीज़ों को अपने उत्तर का बना सकते हैं। जैसे केंद्रीय बजट लैंगिक समानता की बात की जाती है। जब 2005-06 में लैंगिक बजट केंद्र में शुरू किया गया था, जेंडर बजट, वहां से अब तक हमने क्या किया है, इसके संदर्भ में सीधा सा सिंपल सा तरीका समझिएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला समानता के लिए हमने बहुत से काम किए, पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जा रही थी, जिसको बजट में बार बार शामिल करने का प्रयास प्रत्येक सरकार के द्वारा 2005 से 6 से लेकर अभी तक की जा रही है। क्लियर है? पर यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जेंडर सेंसिटिव बजट आवंटन का हिस्सा जो रही है महिला, जो वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो प्रतिबद्धता सरकार की दिखा रही है।
तो यहाँ पर 14-25 में 6.8% बढ़ाकर इसकी बजट आवंटन कितना हो गया 25-26 के लिए 8.86%। तो ये पीटी फैक्ट भी पूछ सकता है और मेंस में कहीं भी आपको इसका डाटा का यूज कर सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। जेंडर बजट विवरण महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये का आवंटित करती है। वहीं वित्त वर्ष 24-25 में 3.27 लाख करोड़ रुपये से 37.25% अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण जेंडर सेंसिटिव बजट के लिए हम चीजें आगे बढ़ा। महिला है तो इसी बजट का समांतर जेंडर बजट कहा जाता है। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी हो, अर्थात हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए अलग आवंटन किया जाएगा। समान तौर पर महिला पुरुष का तो बजट अलग से होता ही, उसमें पैसे तो उसको मिलते ही है, योजना तो मिलते ही है, पर अलग से हम महिलाओं को बजट देंगे। बिहार सरकार के द्वारा भी ऐसे ही की जाती है। अब देखिएगा 2005-06 में जेंडर बजट पहली बार केंद्रीय बजट में अंगीकार किया गया। कुल बजट आपको 2.79% रखी गई थी, आवंटित की थी 5-6 में, जो बजट उस समय लाया गया था उसके कुल बजट में। तो ये तरीके से समझिएगा। वर्तमान में अगर बात करें तो समझिएगा यह 9 मंत्रालय विभागों तक सीमित थी उस समय, अब यह 49 मंत्रालय विभागों तक विस्तृत हो गई। तो जब शुरू हुई थी 9 मंत्रालय तक थी, अब 40 मंत्रालय तक विस्तृत हुई है। अब ध्यान रखें सरकार अनेक नीति योजनाओं में महिलाओं के सशक्तिकरण केंद्र में रखकर चलाई जा रही, बिना आधी आबादी के साथ के लिए देश को सुदृढ़ आर्थिक और सामाजिक सबलता नहीं दी जा सकती, इसलिए समानांतर व्यवस्थाओं में महिला और पुरुष की भागीदारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सरकार समाज के प्रत्येक समझना होगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा, महिलाओं को भी समझने होगी, पुरुषों को भी समझनी होगी। अब बजट महिलाओं के वित्तीय समावेशन को रेखांकित करता है, वित्तीय अनुशासन को कायम करने की बात करता है। बजट में महिलाओं के नेतृत्व के व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता वृद्धि शामिल होती है, उसी में आर्थिक सुविधा का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके साथ साथ समझिएगा पहली बार महिला उद्यम स्थापित करने 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 5 वर्षों 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण प्रदान किया प्रस्ताव रखा गया। ये पहली बार ऐसा बजट में शामिल हुआ है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को लिए लगभग 227 करोड़ रुपया वित्त पोषण की मंजूरी दी गई, ताकि इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके और स्टार्टअप को बढ़ावा। 1 जनवरी 2023 से औपचारिक रूप से स्थापित 2.41 करोड़ उद्यमों में से 63% महिला स्वामित्व वाले हैं। तो यह आंकड़े सरकार के दिए गए हैं कि देश में भी 63% महिला स्वामित्व वाले उद्यम स्थापित है। वहीं केंद्र सरकार महिलाओं की आर्थिक सबलता के हेतु स्वरोजगार के विभिन्न योजनाओं के प्रति संवेदनशील है, उनके मार्गों को लेकर प्रशस्त कर रही है, प्रयास कर रही है, महिलाओं को रोजगार प्राप्त कर सके या हो सके। यहाँ पर नमो ड्रोन दीदी की भी चर्चा आपको याद रखनी चाहिए। मैंने इस पर पीटी में भी चर्चा किया था, याद होगा क्लास जब मैंने ले रहा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए ठोस पहल की गई। इस योजना सबलीकरण हेतु 2025-26 में लगभग 950.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में इसमें 250 करोड़ आवंटित किए गए थे, तो लगभग 500 से अधिक आपको आवंटित किए गए। कहा जा सकता है कि नमो ड्रोन दीदी योजना आर्थिक संबलता सहायक बन सकती है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं केंद्रित होकर संकेत दे रहा है, तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को महिला भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उन्नति योजना के तहत 2024-25 में 2131 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, बढ़ाकर अभी वो 2550 कर दिया गया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, इस तरीके से महिला सशक्त होगी। वहां पे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक जिसमें पशुधन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग है, तो विभिन्न सरकारी नीतियों के तहत इसमें महिला हिस्सेदारी को बढ़ाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण है तो शुभ संकेत है, जिसमें डेयरी उद्योग में 70% से अधिक महिलाएं दूध उत्पादन, वितरण और संबंधित कार्यों के लिए संभाल रखा है, तो 70% महिला इसमें आगे आके काम करती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन डेयरी विकास हेतु आवंटित राशि 540 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस तथ्य की स्वीकार्यता है कि भविष्य में यह उद्योग महिला स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें महिला सशक्तिकरण ज्यादा हो पाएगा, महिला अधिकार ज्यादा मिल पाएगा। तो इसी साथ साथ 19-20 में नीली क्रांति का आरंभ करने वाले पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पिछले वित्त वर्ष में आवंटित राशि 75 करोड़ से बढ़ाकर अब 123.25 करोड़ कर दिया है, जिसमें महिला भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2024-25 में आवंटित 15,047 करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 के लिए बजट में
5 करोड़ कर दिया, जिसमें महिला से संबंधित आवंटन भी देखने को मिलता है। ग्रामीण महिला स्वरोजगार में एक प्रमुख आधार मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए मिले, जो 2024-25 की आवंटित राशि 37,654 करोड़ से अधिक है। इसमें महिला के योगदान करता हुए रेखांकित किया गया। इस तरीके से आगे हम जब बात करते हैं, लैंगिक समानता का दूसरा महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मानव पूंजी की समृद्धि और अधिक आर्थिकी की मूल्यवान संपत्ति है। बेहतर स्वास्थ्य उत्पादकता को बढ़ाता है, जीवन प्रतिष्ठा से वृद्धि करता है और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो आपसे स्वास्थ्य से संबंधित बातें पूछी जा सकती है, इसे याद रखिएगा, इतना कोटेशन को याद रखिएगा। इसी लाइन से आपको एक क्वेश्चन बना सकता है, स्वास्थ्य मानव पूंजी, आपको यहाँ से ऐसे भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मानव पूंजी की समृद्धि और स्थिर आर्थिकी का एक मूल्यवान संपत्ति है। तो आप इस लाइन को अच्छे से कोटेशन को याद रख लीजिएगा, यहाँ से ऐसे के भी टॉपिक बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? इसी कारण केंद्रीय बजट में इस प्रकार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना आवंटित राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दोगुना करते हुए 450 करोड़ 98 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब ध्यान रखिए, इस योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पोषक आहार सुविधा दी गई थी। पोषण 2.0 के तहत महिला स्वास्थ्य के लिए दशकों से स्वच्छ जल की बात होती है, बड़ी चुनौती रही है। स्वच्छ जल अभाव के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य घातक रहा था। जैसे महाराष्ट्र में जाके कई किलोमीटर जाके लोग महिला जल भर के आते हैं, तो यह समस्या समाधान हो पा रहा है। तो समस्या का निदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की भूमिका निभाई जा रही है। यही कारण है कि इस वर्ष योजनाओं के आवंटित राशि बढ़ाकर 20,476 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस कड़ी में पीएम आवास योजना ग्रामीणी भी आपको जो महिलाओं के आत्मनिर्भर संरक्षण और सुरक्षित जीवन का आश्वासन देती है। इस योजना है तो आवंटित राशि उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस तरह केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट महिला सशक्तिकरण की राह को दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर महिला को सशक्त करना है या समान बनाना है, तो ध्यान रखिएगा उसको वित्तीय अनुशासन प्रबंधन दीजिए, और वित्तीय अनुशासन प्रबंधन दीजिए प्लस उसको निर्णय लेने की क्षमता दीजिए। तो यह दोनों कार्य किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम महिला सशक्तिकरण कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्या महिला के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ा देने से भी आपको महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? तो यह ध्यान रखिएगा, आपसे क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बिल्कुल नहीं हो सकती ऐसी बातें। हमें नेतृत्व के तर्ज को समझना होगा। सरकार अपने संबद्ध संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके दायित्व का निर्वहन करना होगा। हम जिस उद्देश्य से इसका आवंटन कर रहे हैं उस उद्देश्य तक पूर्ति हो पा रही है या नहीं, इसके निगरानी तंत्र को मजबूत करना होगा। डिलीवरी ऑफ सर्विस को बेहतर करना होगा ताकि हम बेहतर प्रबंधन कर पाए। यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरी तरफ क्या महिला सशक्त होना चाहती, यह भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो महिला इसका मिसयूज ना कर ले, इसके लिए भी हमको प्रबंधन करने की आवश्यकता है। तो दोनों से पैरेलल संतुलन स्थिति बनाकर रखने की आवश्यकता है, और तब ही जाकर महिला सशक्तिकरण या समानता के स्तर पर ला पाएंगे। महिला को विकास एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से देखें, न कि आप उसका विरोधी के तौर पर देखें। महिला पुरुष एक समानता की बात है, तो दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए के तरह है जो इस गाड़ी को आगे बढ़ाती है। चक्के के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरीके से हम सहचर जीवन के तौर पर हम इसे देख पाए। अर्थात जब राष्ट्र के तौर पर हम निर्माण की बात करते हैं तो सब वर्गों का समान योगदान है, सबके दायित्व अपने अपने स्तर पर केंद्रित है। उसी के आधार पर हमें संवर्धन करने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर हमें अपने आगे के लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है, और सहभागिता के स्तर पर हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, आयकर ढांचा बनाम आर्थिक विकास। यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको आपको समझना होगा। आगामी जो वित्त वर्ष के लिए बजट जो सबसे अधिक खर्च चर्चा का है, आयकर में दी गई छूट के इर्द गिर्द रहे। कोई दो मत नहीं है कि केंद्र सरकार ने इस बार आयकर सीमा अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में यह मांग अरसे से हो रही थी कि यह एक दबाव भी था, मगर क्या सरकार को यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी लाएगा या इसे आर्थिक नीति तौर पर जाना जाएगा, जिससे राजनीतिक दृष्टिगत बड़ा रुख रखता है? अभी यही रुख स्पष्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं सीमा आयकर ढांचे में परिवर्तन की बात करते हैं, इसका परिणाम क्या आर्थिक विकास पर पड़ेगा?
लोग पैसे निकाल पाएंगे अपने हाथों से? सबसे बड़ी समस्या तो ये, निवेश जब तक नहीं होगा, तब तक मार्केट में निवेश नहीं होगा तो पैसा आएगा नहीं, तो सरकार के पास भी पैसे नहीं जाएगी, तो एजेंसियों के पास पैसे नहीं जा पाएगी, तो हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पे। इसी चीज़ को समझिएगा। जब न प्रारंभिक तौर पर इसमें देखने को मिलता है कि आयकर छूट से नागरिकों के पास वित्तीय तरलता और बढ़ती होगी। साथ ही इसके प्रत्यक्ष तौर पर दो फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा। पहला क्या मिलेगा? पहला, व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, अर्थात जितना पैसा उसके पास अतिरिक्त बचेगा उससे क्या करेगा वो, अतिरिक्त पैसे से अपनी आवश्यक, मैं बार बार बोलता हूँ ना, आपके पास 5 लाख रुपया दे दिया है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले क्या है कि आप क्रय क्षमता आपकी बढ़ेगी, और दूसरा बचत बढ़ेगी, अतिरिक्त बचत बढ़ेगा, बचत करेंगे। क्रय क्षमता के साथ साथ क्या होगा? क्रय क्षमता के साथ बचत बढ़ेगी। तो ये दोनों क्या होता है? निवेश को बढ़ाता है। निवेश किस प्रकार? क्रय क्षमता बढ़ेगा तो डिमांड आप क्रिएट करेंगे, तो डिमांड के अनुसार सप्लाई होगा, और बचत करेंगे तो कहीं निवेश ही करेंगे ना। आप बचत का अर्थ सोना खरीदेंगे तो सोना का निवेश हो आप कर रहे हैं, किसी बॉन्ड को खरीदेंगे बॉन्ड में होगा, या किसी प्रकार एसेट निर्माण करेंगे, है ना, अवसंरचना में घर बनाएंगे तो उसके लिए भी कोर सेक्टर में चीज़ें, सीमेंट है, ये सब चीज़ें यूज कीजिएगा ना, तो क्या होगा? बचत के माध्यम से भी चीज़ें हम, तो इसमें निवेश की क्षमता बढ़ जाती है, देश में सक्रियता आता है। तो यही आपका जो मैं पहले बताता था, निवेश से क्या होगा? सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। इस सर्किल को याद रखना है। क्लियर है? बार बार मैं बात बोलता हूँ ना, निवेश जैसे ही होगा, निवेश होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, निवेश के साथ साथ पैसा आएगा, पैसा के बाद रोजगार क्रिएट होगा, डिमांड्स क्रिएट होगा, डिमांड को पूरा करने के लिए रोजगार क्रिएट होंगे, रोजगार क्रिएट होंगे तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट यह होगा कि लोग के पास फिर से काम क्रिएट होगा। तो इस तरीके से सर्किल चलता है, इसे याद रखिएगा। अब याद रखिए, बचत अपने, इसके साथ साथ तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के इस वित्तीय बचत में अपने ऋण भुगतान में सहायता मिलेगी। तो कुछ बचत, कहीं मान लीजिए इसके अतिरिक्त कुछ पैसे ऋण लिए होंगे लोग, उसका भुगतान करेंगे, तो वो भी एक निवेश का पार्ट माना जाता है, क्योंकि आप किसी का ऋण सुधार पूरा कर रहे हैं तो वो किसी वित्तीय संस्थान से लिए होंगे ना, तो वित्तीय संस्थान में पैसे आता है तो वित्तीय संस्थान में पैसा लगाएगा तो निवेश ही बढ़ाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। दो इंपॉर्टेंट है, क्रय क्षमता बढ़ा देता है, निवेश की क्षमता बढ़ा देता है देश की। अब इस तरीके से ध्यान रखिएगा। यह पिछले कुछ वर्षों में यह पास वित्तीय तरलता जूझ रहा था, यानी संभव क्रेडिट कार्ड बकाया भुगतान, मकान बनाने वाले द्वारा वित्तीय ऋणों की मानसिक किस्त के कारण आर्थिक तरलता हुई कमी का सहारा मिले हुए थी। इस तरीके से विकास बढ़ेगा। जब वित्त निवेश बढ़ेगा, सीधा सा अर्थ समझिएगा, निवेश के साथ साथ विकास के मानक भी बढ़ते, विकास के स्तर भी बढ़ते। अब यहाँ पर समझिएगा, वित्त वर्ष में समान विकास के 10% आसपास प्रस्तावित किया गया। महंगाई को 5% कम करने के लिए इसे स्पीड जीडीपी के वास्तविक विकास दर 6 से 7% के बीच रहने की संभावना। इसलिए मोटे तौर पर हम कह सकते हैं, समझना होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की दर बनाए रखने के लिए क्रय क्षमता तेजी करनी सरकार का प्राथमिकता होगा। तो मैं बार बार पहले से भी बोलता रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक चीज एग्जाम्पल हमेशा देता हूं कि विश्व में आर्थिक मंदी जो आई है, अमेरिका में आती रहती है, और उसका प्रभाव विश्व के सभी देशों में होता है। कमोवेश भारत के बाजार में वो स्थिति स्तर नहीं होता है जो अमेरिका में होगा, जो इंग्लैंड में होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो ब्राजील में होगा, जो चीन में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत का क्रय क्षमता सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रय क्षमता सबसे ज्यादा, ट्रिपल पी हम जिसकी बात करते हैं, हम टॉप में आते हैं। अब ध्यान रखिए, क्रय क्षमता अर्थ कहने का अर्थ क्या है, कैसे क्रिएट होता है क्रय क्षमता? आप देखते होंगे हर कुछ दिनों के बाद भारत में कुछ फेस्टिवल है, फेस्टिवल होता है ना, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने पूंजी का निवेश करते हैं, कुछ सामान खरीदेंगे। अभी गणेश चतुर्थी आ जाए तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, सोना खरीदेंगे, निवेश करेंगे, पैसा लेंगे, तो क्या होता है, मार्केट में पैसा आता है। अभी मान ली दीपावली आ जाए तो क्या होगा, लोग सभी सामग्री खरीदते हैं ना, सोना चांदी पटाखे खरीदते हैं, इस प्रकार बहुत सी चीजें खरीदते हैं, निवेश करते हैं, तो सभी संपत्तियां लगातार होती है। अभी मान लीजिए दुर्गा पूजा आ जाए, या ईद आ जाए, या क्या आ जाए, ईसाइयों का जो क्रिसमस है वो आ जाए, तो निवेश करते हैं लोग मार्केट में। और यह सर्कुलेट है हमारा, हमेशा कुछ ना कुछ महीने में 1-2 महीना फेस्टिवल आ ही जाता है। तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड्स क्रिएट रहते हैं, जिसके माध्यम से डिमांड्स होता है तो सप्लाई भी तो होगी ना, उसकी पूर्ति के लिए आपको। इसलिए अन्य व्यवस्थाओं में देखते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रियों में देखें केवल 1 ही 2 फेस्टिवल है, जैसे आपको बड़े फेस्टिवल क्रिसमस है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ इकोनॉमी क्लोज होती है, वहाँ पर जब तक हम उत्पादन नहीं करेंगे, बाजार नहीं खोजेंगे ना, तब तक हम पैसे को क्रिएट नहीं कर पाते।
यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक हमारे पास मांग क्रिएट करने वाली एक जनता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पब्लिक इम्प्योर करके कंपनियां निर्मित होती है, उसी के आधार पर निर्माण करती है। तो हमारे पास समस्या इसी समाधान, तो हमारा देश क्या होता है, चक्रीय रूप से चलता रहता है। मंदी का, आर्थिक मंदी का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना अन्य राष्ट्रों में पड़ता है। पड़ता यहाँ भी है पर उस अनुपात में नहीं पड़ता है, जैसे क्लैश हो जाए हमारा सिस्टम ही, है ना। तो इस तरीके से समझिएगा, यहीं पर करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह भी हमको डायरेक्ट जो दिया जा रहा है वो तो सही है, डायरेक्ट टैक्सों की संख्या, जो टैक्स पेयर उसकी संख्या भी बढ़ने की संभावना है बताई जा रही है। इस तरीके से हम और भी सुविधाएं दे पाएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे हमें, फिर भी यहाँ 25-26 की बात करें तो अप्रैल में लागू होगा। तो इस संदर्भ में बातें हैं कि हम प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ा पाएंगे। इस तरीके से चीजें बढ़ रही है। तो आर्थिक विकास समृद्धि के साथ मध्यम वर्गीय व्यक्ति आबादी करीब 60% है, अधिक प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आय सीमा में बढ़ोतरी करना फायदा 3 करोड़ परिवारों को होने वाला है, जो कुल जनसंख्या का 10% है। इस तरीके से हम इस मध्यम आय को कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे, उसके कर चीजों को, तो कर मुक्त सीमा प्रावधान के पूर्ण रूप से मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए जोड़ना अनुचित है, क्योंकि यह प्रावधान उच्च मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है। तो हम यहाँ संदर्भिक समझने का प्रयास करें, तो मध्यम आय वाले व्यक्ति, उसको समाधान तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं लूप होल है, इसको सुलझाने की आवश्यकता है। वहीं 17-18 से 24-25 तक वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए आय 6% से अधिक की कमी देखी गई। इस तरीके से वेतन भोगियों के लिए आयकर दाताओं के आयकर सीमा बढ़ोतरी पर फायदा होगा। इस कुल वेतन भोगियों के मात्र 25% है। तो आंकड़े यह बताते हैं कि बजट में प्रस्तुत करते समय आयकर सीमा में इतनी बड़ी राहत देकर एक तरह का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए आर्थिक नुकसान का प्रभावित किया है। ज्ञात रहे कि 3-4 वर्ष पहले जब सरकार कंपनियों को करों में की दर में कमी करते, उसके एक प्रकार के 1.5 लाख करोड़ रुपए घाटा प्रस्तावित किया था, जबकि वित्तीय नुकसान उससे दुगना हुआ था। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है कि इससे आय सीमा में बढ़ोतरी के प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आय सीमा के बीच अंतर 6 गुना से अधिक हो गया। क्या यह पक्ष भारत के गरीब के पैमाने को अत्यंत प्रभावित नहीं करेगा, आर्थिक विषमता को और अधिक गहरा नहीं करेगा? 90 के दशक में आर्थिक सुधारों के समय जो प्रावधान किए गए थे, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आर्थिक सीमा बीच अंतर 3 गुना हुआ है। इस तरीके अमेरिका में आज यह अंतर दुगने से भी कम है। तो ऐसे समय भारत यह 6 गुना स्तर पहुंचना आने वाले समय में आर्थिक विकास के किसी तरह सुविधाजनक होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम इस कदम से बहुत सकारात्मक पक्ष आने वाले समय में ही दिखेंगे। इससे निजी आर्थिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह व्यक्ति आर्थिक क्षमता के यकीनन बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या कर सकता है, इसके बढ़ने वाली आर्थिक बचत का फायदा होगा और बच्चों को, और आने वाले दिनों में भारतीय पूंजी बाजार, बैंकिंग क्षेत्र, जमीन जायदाद कारोबार क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव होगा, देखने को मिलेगा। घरेलू बाजार में अत्यधिक तरलता आएगी, बढ़ेगी, और जिससे जो सरकार है, वर्तमान सरकार के लक्ष्य के अप्रत्याशित वैश्विक कदमों के निपटने के लिए सरकार एक महत्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है। कुल मिलाकर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह की जाए, जब तक आयकर ढांचा को हम मध्यम वर्ग से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके लाभ अधिकतम नहीं प्राप्त होंगे। हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ हमें अधिकतम नहीं मिलेगा। तो हमको संतुलन की स्थिति में काम करने की आवश्यकता है, जहां पर मांग भी क्रिएट हो और निवेश की क्षमता भी बढ़े। क्लियर है, इसे समझ लीजिएगा। चलिए लास्ट टॉपिक देखेंगे, ऐसे में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सहजता का भाव। तो वैलेंटाइन डे का दौर चल रहा है, तो प्रेम छिछला नहीं होना चाहिए, संदर्भ अच्छे होने चाहिए। प्रेम शरीर से नहीं, भाव से होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे। प्रेम केवल यह नहीं कि अल्पकालिक इच्छा पूर्ति के, शारीरिक शिक्षा पूर्ति तक ही सीमित हो जाए, इसको बढ़ाकर आप दीर्घकालिक और भावनात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते। इसके लिए सहज भाव इंपॉर्टेंट होता है, या हम बोले प्रेम सभी जीवात्माओं के मूल प्रकृति के रूप में मौजूद रहती है। जरूरत है कि बस उसे उभारने और तलाशने की है। प्रेम के बिना जीवन का अस्तित्व ही क्या है? भला दंपति में प्रेम प्रणय की बात करें, ईश्वर प्रेम की भक्ति की बात करें, सूफी कवि हो, संत कबीर हो, परमात्मा प्रति स्वभाव आपूर्ति सर्वव्यापी एकनिष्ठ प्रेम ही है वकालत करता। अर्थात जो भी सृष्टि में है वो एक दूसरे से इसलिए जुड़ा हुआ है कि उसके बीच प्रेम है। प्रेम के अलग अलग रूप है, केवल महिला और पुरुष शारीरिक संबंधों को प्रेम नहीं कहा जाता। हम आपसे बात करें वो भी एक प्रेम है, हम आपके साथ लगे हुए हैं वो भी एक प्रेम है, हम लगातार इच्छा शक्ति के साथ लगे हुए वो भी प्रेम है। हमारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो जाए, अभी मैं छटपटा जाऊंगा, वो भी प्रेम हो जाएगा। मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी,
आप हमसे कुछ बात कर लोगे कि सर आपको क्या दिक्कत हुआ है, तो भी वो प्रेम है। प्रेम के रूप अलग अलग है, प्रेम के सार अलग अलग है, प्रेम के आधार अलग अलग है। इस चीज को समझिएगा। केवल महिला और पुरुष के संबंधों तक प्रेम को सीमित ना रखें। यह विषम रूप से अविश्वसनीय स्तर तक ले जाता है। आप ब्रह्मांड को एक रूप में देख पाते हैं, एक रूपता ला पाते हैं इस प्रेम के भाव के कारण ही, और कोई नहीं। सर्वगुण संपन्न का की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम प्रेम के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। हम कब समानता ला पाएंगे? महिला पुरुष को हम आधार दे पा रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं? क्यों पुरुष वकालत कर रहा है महिलाओं को समान लाने की? वो प्रेम है। क्लियर है? हम क्यों गरीब के संदर्भ में बात करते, गरीबों के उत्थान की बात करते? मैं फ्री बीज में गरीबों की बात किया, पर उसके साथ साथ उच्च वर्गीय लोगों को भी लताड़ा। तो रीजन है कि गरीब वर्गों के प्रति मुझे प्रेम है। तो ये चीज समझिएगा। तो यहाँ प्रेम को केवल वर्तमान वैलेंटाइन डे के संदर्भ में नहीं समझिए। प्रेम वो भाव है जिसके माध्यम से आप जीवन का एक सार ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कल्पना शक्ति है जिसके माध्यम से आपके होने से, सीधा से मैं कभी एक स्टेटस लगाया था ना, आप समझिएगा, आपके होने से समाज बेहतर हो रहा है, या समाज के लिए बेहतरी हो रही है, समाज बेहतरी हो रही तो आप सफल है। और आपके होने से समाज का नुकसान हो रहा है तो आप असफल है। मैं कोटेशन कभी लगाया था, याद है? तो सीधा सा अर्थ समझिएगा प्रेम को इसी संदर्भ में समझने का। जिसके जीवन में प्रेम है और एक बेहतर निर्माण कर रहा है विचारों का, वो सफल प्रेम है। और वही जो जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वो जिस प्रेम से समाज का नुकसान हो रहा है, उसके विचार का नुकसान हो रहा है, उसके भाव का नुकसान हो रहा है, वो असफल व्यक्ति है। सीधा सा संदर्भ समझिएगा। और इसमें जो मूल अंतर क्या है, जब व्यक्ति एक सहज स्थिति में आता है, जो ये सहज मान लेता है कि ये कल्पना एक बेहतर निर्माण कर सकती है, बेहतर कल का निर्माण कर सकती है। वो कल कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। कल के निर्माण में सकारात्मक भाव लाता है, तो इससे राज्य का बेहतर निर्माण होता है, समाज का बेहतर निर्माण होता है, और व्यक्ति का तो होता ही है, व्यक्ति समूह का होता है। तो इससे दायित्व निर्वहन की बात होती है, दायित्व की निर्वहन की बात होगी, सामाजिकता की बात होगी, सांस्कृतिक बोध की बात होगी, सांकृतिक बोध की बात होगी। तो ये सब चीजें समझिएगा। प्रेम ऐसा ना बना दिया जाए, लिव इन रिलेशन कॉन्सेप्ट में आ जाए। देखिए, यह यूरोपियन कल्चर है, यूरोपीय कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगेगा कि महिला तलाक के बाद रेप पार्टी देती है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा कि महिला सशक्तिकरण है। पर ये प्रेम का भाव नहीं है। प्रेम का भाव क्या है? जब सामने वाले की इज्जत करना शुरू कर दीजिए आप, वो किसी भी रूप में हो, वो कैसे भी हो, वो पुरुष हो या महिला हो, जब सामने वाला की इज्जत करना शुरू कर देते हैं तो प्रेम निश्चल हो जाता है। आप प्रेम के संदर्भ में बातें करना शुरू कर देते हैं। आप समानता की बात नहीं करने चाहते, वहां पर खुद को बर्बाद होकर, खुद को मिटाकर उसकी संपन्नता की बात करते हो, सामने वाले की। तो इस तरीके से प्रेम उस संदर्भ में बात करता है। ऐसे ही राज्यों के निर्माण में, वैसे सेवाओं की आपूर्ति में इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। राज्य अपने लोगों के लिए उस प्रेम भाव से काम करना चाहिए जिस संदर्भ में उसकी संपन्नता सुनिश्चित की जा सके, वो अपने अस्तित्व के आधार पर दूसरे का अस्तित्व निर्माण कर सके। इस संदर्भ में चीजों को देखिएगा। क्लियर है? कुल मिलाकर बात यही है, हम पीढ़ी दर क्या करते, एक दिवसीय और उत्सव नहीं मना सकते, उसके बहुपक्षीय संदर्भ को समझ सकते हैं। यहाँ पर सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, जो यह बोलता है ना कि केवल दुनिया में माँ एक ऐसी रूप है जिसका मातृत्व बिना 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 अर्थ मोल का है, या किसी किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। बाकी जितने रिश्ते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से पड़े हैं। क्लियर है? एक माँ और बच्चे का जो प्रेम भाव है वो स्वार्थ से परे, बाकी सभी स्वार्थ से जुड़ा हुआ मामला मानता है। तो यह केवल किस लिए कि प्रेम भाव का संदर्भ उसे यूरोपियन कंट्री में उस तरीके से नहीं देखा। अगर वो भारत आया रहता, भारत में परिदेश में बात करता, जहां पर एकलव्य ने अपना अंगूठा इसलिए काट दिया, गुरु ने उससे मांग लिया। अब वो क्या हुआ नहीं हुआ इसका अलग एस्पेक्ट समझिएगा, पर गुरु का भाव जो था इंपॉर्टेंट। एकलव्य एक सेकंड नहीं सोचा कि गुरु ने क्यों मांगा हमसे,
इसका परिणाम क्या होगा, इसको समझिएगा। वैसे ही दूसरा परिणाम यह सोचिएगा कि जब अंगद अंगद के पिता के संदर्भ में बात करेंगे, अंगद के पिता का जो हथियारा था, उसी हथियारे को सुग्रीव ने क्या किया, बाली ने क्या किया, उसे दे दिया, जाओ अब उनके साथ तुम आगे आगे अपना जीवन यापन करना। तो सोचिए, अंगद ने एक प्रश्न नहीं किया अपने पिता से कि मेरे पिता के हथियारे के साथ हमको भेज रहे हो। और उस अंगद ने क्या किया, रामायण में आपको पूरा पता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, किस भाव की बात करता है। अर्जुन अर्जुन जब अर्जुन को जब कृष्ण उपदेश दे रहे थे, और जब उससे पहले भीम का जो कंसर्न था, इस चीज़ को समझिएगा कि प्रेमा भाव के संदर्भ में हम कैसे उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, इसी संदर्भ में सारी बातें की जाती की जानी चाहिए। हमारा भावार्थ सही होना चाहिए, भावार्थ को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो सहजता इसके इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सहज प्रवृत्ति नहीं लाएंगे, सामने वाले को समझने की स्थिति को नहीं दर्शाएंगे, तब तक हम ये नहीं प्राप्त कर सकते। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। जो सहज है वही सहज है। इसके संदर्भ में समझिएगा ये क्यों बातें की जा रही सहज और सहज के बारे में। जब हम सरल हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सरल और स्वाभाविक हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, तो लंबे समय तक हम टिकते हैं, लंबे समय तक लड़ते हैं, टिकते हैं। इस संदर्भ को समझिए, टिकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सरल और स्वाभाविक वो सहेज पाता है। तो जो भी जिसके स्वभाव में सरल होगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी अपनाने की, वो लंबे समय तक चलेगा। तो इसलिए प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, समाज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इस सहज प्रवाह में बहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन के प्राकृतिक धारा के अनुसार चलना ही सीख जाता है, जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह जिस तरीके से वो आगे बढ़ाता है, अपने जीवन यापन को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाता है, उसी संदर्भ में चीजें आगे बढ़ती, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति के संदर्भ में कार्य करने लगता है। सहज व्यवहार, सब पर उपकार, अर्थात सरल और सहज स्वभाव हर कोई संपन्न प्रसन्न करता है, हर कोई को क्या करता है। देखिए, मृदु व्यक्ति, अब इसका एग्जाम्पल सोच के देखिए, विकास दिव्यकीर्ति का नाम आप सुने होंगे। कितना विरोधी क्यों न कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जब बोलते हैं तो सामने वाला 2 घंटा, मुझे ताजुब हुआ कि जब केशवानंद भारतीवाद पर वो 3.5 घंटा का लेक्चर ले लिया, कोई बच्चा उससे नहीं हिल पाया। क्यों? उनका सहज व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट है, सहज और सरल प्रवृत्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोई 3.5 घंटे का लेक्चर ले ले उस केशवानंद भारतीवाद के मुद्दे पर, तो देखिए सब बच्चे भाग जाएंगे। रीजन मैं भी लूंगा तो भाग जाइएगा आप लोग। रीजन उसके पीछे वो सहज भाव अभी तक क्रिएट नहीं हो पाया। लोगों के बीच जोड़ने का तरमता, मुस्कुरा कर बातें करने की तरमता, लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाना, कब कब पंच देना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, सहज व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो सहज है वही सुलभ है, अर्थात जो सरल है वही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो असहज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सरल प्रवृत्ति की चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। सहज मन निर्मल जल, यह भी एक, जैसे स्वच्छ जल शुद्ध होता है, वैसे ही सरलता का मन निर्मल होता है। आप कॉन्सेप्ट सुनते हो, शुद्ध जल, स्वच्छ जल हमेशा शुद्ध पाया जाता है। वैसे ही मन का जब सरलता जब निर्मल हो जाता है, तो आप बेहतर रूप से सहज बन के प्रवृत्ति रूप से लोगों का सहयोग करते। सहज सोई सुखी सोई। तो यहाँ पे यह समझिएगा, जो व्यक्ति सहज और सरल है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। आप सोच के देखिएगा कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना खुशी प्राप्त कर, मोदी जी का एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं। उनको कितना आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, वो व्यक्ति कितना मस्त होकर काम करते। हालांकि देखिए, समर्थक और विरोधक के तौर पर नहीं, देखिए व्यक्ति के तौर पर इसका एग्जाम्पल लीजिएगा। जब मोदी जी का गाली गलौज किया जाता है, उनके सामने में बहुत से ऐसे लोग उनको गाली गलौज किया जाता है, फिर भी वो देश के निर्माण में सहज रूप से बात करते हैं ना। तो यहाँ पर समझिए, जो सहज रहता है वो सबसे ज्यादा खुशी रहता है। तो आपको सहज रहने की आवश्यकता है, आपको असहज नहीं रहेगा ना, परेशान रहिएगा। इसलिए सहज रहिए, सरल रहिए और जीवन को आनंद के साथ जीजिए। अब सहजता का सुख, बनावट में दुख। तो ये भी एक क्या है कि सरल जीवन में आनंद होता है। आप कोई बनावटी नहीं रहते, आपको किसी से बनावटीपन दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप अगर आपका नाक मुंह टेढ़ा है तो आप नाक टू मुंह टेढ़ा के, मेरा बाल उड़ गया मैं फिर भी बिना टोपी लेकर चलता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी प्रकृति ऐसी ही है। अगर इसमें मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगा तो दूसरे वाले क्या स्वीकार, मैं काला हूँ तो क्या मैं गोरा बन सकता हूँ? नहीं। तो मैं काले भाव से, क्या कृष्ण कितने गोपियों को तलाश लिए थे, कृष्ण उनके प्रेमी कितने थे, राम के कितने प्रेमी थे। तो सोच के देखिए कि जब हम मूला भाव की बात करते हैं तो वो अंदरूनी सुख की बात करता है,
मुझे कोई बोल के कुछ चल जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब करता है? जब मेरे स्वाभिमान की ठेस पहुंचेगी, जब मेरे अभिमान की बात होगी, जब मेरे सम्मान की बात होगी। मुझे जब ये तीन शब्द मान, सम्मान, अभिमान, ध्यान रखिएगा, मान, सम्मान और अभिमान पर जब कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा तो मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके अलावा मेरे तीन शब्द के अलावा कुछ नहीं हो। अगर कुछ करता है कोई व्यक्ति, उसमें रिएक्शन ही नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर सोच के देखिएगा, सहज इसी को कहते हैं। जब आप मान, सम्मान, अभिमान के साथ जीते हैं, उसमें सहज प्रवृत्ति ले आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं व्यक्तित्व निर्माण बेहतर कर पाते, समाज निर्माण बेहतर कर पाते और उद्देश्य परक जीवन जी पाते हैं। यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा, इसी संदर्भ में सारे उत्तर को देने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें समझाई गई वो आपके दिमाग में गई होगी, बातों को, आपके सिलेबस को कवर किया होगा। तो यहाँ तक सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद। और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों तक रेफर कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ शब्द अपने यहाँ लिख सकते हैं। आज आपने क्या सीखा हमारे लेक्चर से, क्या बेहतर बनने का प्रयास किया, क्या आपके डाउट क्लियर हुए जो सिलेबस में पूछा गया? तो इस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।